जी बच्चों, कैसे हो? लास्ट वीडियो तक हमने क्या बात किया था, क्या बात फाइनल कर ली थी? हम कितने टॉपिक कर चुके हैं? सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं जानबूझकर बोलता हूँ ताकि तुम्हें बार बार याद हो जाए। उसके बाद में आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर क्या था? ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और फिर क्या था? सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब मैंने बताया कि सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब होता है? जब ट्रांसफर हो जाता है गुड्स और सर्विसेज। और वो कब मानते हैं? जब कंट्रोल पास ऑन हो जाता है। और कंट्रोल दो तरीके से होता है, एक तो ओवर द पीरियड और एक पॉइंट इन टाइम। पॉइंट मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? इन टाइम लिखता है। इसका मतलब क्या है? एक साथ अचानक से ही रेवेन्यू बुक होगा। और ओवर द पीरियड में क्या होगा? रेवेन्यू ग्रेजुअली धीरे धीरे बुक होगा। और ओवर द पीरियड की तीन कंडीशंस है। पहला क्या है? साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर लेना। दूसरा क्या है? एसेट उसके कंट्रोल में रहना। और तीसरा क्या है? जितना काम हो गया उसका मेरे को पैसे लेने का राइट है, प्लस मेरा कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। अब ओवर द पीरियड में हमने बात करी थी कि हम दो मेथड लगा सकते हैं, एक आउटपुट मेथड और एक इनपुट मेथड। ओवर द पीरियड में हमने क्या बात की थी कि हम दो मेथड लगा सकते हैं, एक आउटपुट मेथड और एक इनपुट मेथड। आउटपुट और इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या था? कितने मैंने क्या कर दिया? वैल्यू टू कस्टमर क्या मिली? जैसे 10 में से 2 फ्लोर बना दिए, वैल्यू टू कस्टमर। और इनपुट का मतलब क्या है? एंटिटी के एफर्ट्स। एंटिटी के एफर्ट्स। अब इनपुट मेथड पर एएस कहता है कि दो बातें ध्यान रखना जब कॉस्ट बेस्ड मेथड इनपुट लगाओ। कॉस्ट बेस्ड का मतलब क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है मेरा 1 लाख, एक कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है मेरा 1 लाख। और कॉस्ट बेस्ड इनपुट कैसे लगाते हैं? कॉस्ट इनकर्ड कितनी है मेरी? 20,000। और टू बी इनकर्ड मतलब मुझे कितनी कॉस्ट और इनकर करनी है अभी इसको काम को पूरा करने के लिए? 60,000। तो मुझे टोटल लग रहा है कि इस काम में टोटल मेरे कितने रुपए लगेंगे? 80,000। और 80,000 के अगेंस्ट मेरा रेवेन्यू कितना है? 1 लाख। तो मैं निकालता हूँ कि कितने % काम हो गया। मैं निकालता हूँ कि कितने % काम हो गया। तो 20 का काम हो गया आउट ऑफ टोटल 80 कैसे निकाला है? 20 + 60। तो 20 का काम हो गया आउट ऑफ टोटल 80। तो मेरे को लगा कि 25% काम हो गया, 1/4 काम हो गया। तो अब मैं रेवेन्यू कैसे बुक कर लेता हूँ? 1 लाख का 25%, 1/4 कितने का रेवेन्यू बुक कर लिया? 25,000। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट मेथड। और इनपुट में भी कौन सा मेथड है? मैंने कोई आवर्स के हिसाब से नहीं देखा कि मैंने टोटल आवर्स इतने लगाने थे और उसमें से कितने आवर्स लगे। मैंने किसके हिसाब से देखा? कॉस्ट के बेसिस पर। अब ये कहता है कि कॉस्ट बेस्ड जब लगाओ ना इनपुट मेथड, तो दो बातों का ध्यान रखना। दो बातें क्या है? ऐसी कॉस्ट जो लग चुकी है, बात तो देखो अगर सिंपल भाषा में बोलो तो एक ही है, बस उसको 2 पॉइंट इसने बना दिए। ऐसी कॉस्ट जो लग तो चुकी है बट एंटिटी की परफॉर्मेंस उसमें कुछ हुई नहीं है, तो आप उसको कंसीडर मत करना। ऐसी कॉस्ट जो लग तो चुकी है बट एंटिटी की परफॉर्मेंस हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसमें कितना था? 80,000 लगना था। मान लो ऊपर वाला एग्जांपल है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना लगनी थी मेरी? 80,000 लगनी थी। ठीक है, इसमें से मैंने कितनी कॉस्ट इनकर कर दी? 10,000 या 20,000 इनकर कर दी। तो मुझे अगर सब कुछ सही से चलता है एज पर माई प्लान, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगनी थी? 80,000। उसमें से मैंने 20,000 इनकर भी कर दी। लेकिन इस 20,000 में जानते हो क्या है? 5,000 ऐसी कॉस्ट लगी है जिससे कोई मुझे क्या नहीं अचीव हुआ, कोई परफॉर्मेंस अचीव नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल 5,000 मेरी इनएफिशिएंसीज की वजह से लगी। 5,000 मेरी इनएफिशिएंसीज की वजह से लगी। इनएफिशिएंसीज का मतलब मेरी कमी की वजह से लगी। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। देखो, मेरे को लग रहा था कि 80,000 रुपये लगेंगे कुछ कुल इस काम को करने में, चाहे मटेरियल लेबर जो भी मुझे लगाना है वो 80,000 का लगेगा। उसमें से मैंने अभी तक 20 लगा दिया, लेकिन अभी तक काम सिर्फ कितने का हुआ है? 15 का ही हुआ है। 5,000 मेरा अब नॉर्मल लॉस हो गया।
5000 का मेरा अब नॉर्मल वेस्ट हो गया, मेरा मटेरियल वेस्ट हो गया। समझो कि इस दीवार को बनाने में जो जितना मतलब काम हुआ है उसको बनाने में मेरा जो टोटल एस्टिमेट मैंने 80,000 लिया था ना, 80,000 मैंने लिया था कि ये दीवार ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, इस तरह से सोच के लिया था। अब इस दीवार को बनाने में जो मेरा एस्टिमेशन था वो था 15,000, बट इसी को बनाते बनाते ही मैंने 15 की बजाय कितने लगा दिए, 5,000। 5,000 क्या 20 लगा दिए, और 5,000 मैंने क्या लगा दिए, एक्स्ट्रा लगा दिया। तो काम तो यही हुआ है ना, काम तो इतना ही हुआ है। और इसका मेरा इस 80,000 को जब मैं इस 80,000 को एस्टिमेट कर रहा था ना, एक मिनट, जब मैंने 80,000 एस्टिमेट किए थे तो इस हिस्से के मैंने कितने माने थे, 15,000 लगेंगे। बट इसी को करने में ही मेरे 15 के बजाय कितने लगवा दिए, 25,000 का मटेरियल मेरा वेस्ट हो गया। मेरी क्या लेबर वेस्ट होगी, मान लो कि एक दिन लेबर तो आई थी, मान लो कि एक दिन लेबर आई थी, बट हम उसको काम नहीं दे पाए थे ड्यू टू पावर फेलियर, या कोई और मटेरियल अरेंज नहीं करवा पाए थे। लेबर आ गई लेकिन हम मटेरियल नहीं खरीद पाए थे, तो लेबर के एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए। तो वो 5,000 रुपये लग तो गए मेरे। तो ऐसे लगेगा कि 80 में से 20 का काम हो गया, बट काम 20 का थोड़ी हुआ है, काम तो 15 का ही हुआ है। 5,000 तो मेरा अब नॉर्मली लग गया। ऐसे तो मेरी क्या हो जाएगा, काम ज्यादा हुआ दिखने लग जाएगा, ऐसे लगे रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि 80 में से 20 का हो गया, जबकि काम तो 80 में से कितने का हुआ है, 15 का हुआ है। आप ऐसे समझो, मैंने 2,000 का मटेरियल खरीदा था, मैंने 2,000 का मटेरियल खरीदा था, ठीक है, और वो ऐसे आ रहा था, इस ट्रक में आ रहा था, ठीक है, और ये ट्रक गया पलट, तो मेरे 2,000 रुपये तो लग गए। ट्रक को पलटा दूं क्या, कैसे, ये लो ट्रक पलट गया, ठीक है, ये बेचारा, ये ड्राइवर यहाँ पड़ा है, इसको भी ऐसे पड़ा हुआ मान, ठीक है। तो ये ट्रक मतलब मेरा सारा पलट गया, और 2,000 का मटेरियल, मेरे अब 2,000 रुपये तो लग गए। तो मैं अब क्या बोलूँ, 2,000 का काम हो गया आउट ऑफ 80,000, नहीं, काम तो जीरो हुआ है, तो काम नहीं होना चाहिए। तो अब नॉर्मल जो लॉस हुए हैं आपको, जो इनएफिशिएंसीज की वजह से हुए हैं, अब नॉर्मल रीजन की वजह से हुए, उनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। हमारा पर्पस क्या था, रेवेन्यू को उस तरह से रिकॉग्नाइज करना जो मेरी परफॉर्मेंस को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो भले ही खर्चा लग गया है लेकिन मेरी परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट नहीं हो रही, ठीक है। ये बात लिखी हुई है इसमें। जब आप कॉस्ट मेथड लगाओ तो इनपुट मेथड की बात कर रहे थे हम, जब इवनली एफर्ट्स लगने हैं आपके, तब तो आप एसएलएम कर लो, ये बात तुमने लास्ट क्लास में करी लिखी। अब इसमें ये कह रहा है, when applying input method a careful consideration should be given for events that do not depict a direct relationship between entities input and transfer of control to the goods or goods to the services. For example, उन चीजों को मतलब उन बातों का ध्यान रखना, उन इवेंट्स का, इन इवेंट्स का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखते हैं एंटिटी के इनपुट तो लग गए लेकिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ, उन डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उन चीजों का, उन इवेंट का ध्यान रखना जिसमें एंटिटी के इनपुट्स तो लग जाए लेकिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के बीच में और एंटिटी के कुछ के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो, तब आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। मैं जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ो इसको, क्योंकि समझ तो क्या नहीं है, मतलब आइडिया थोड़ा अच्छे से नहीं लग पाएगा। बात वो जो तुम्हें मैंने एग्जांपल लिया वो समझ में आया ना। कॉस्ट बेस्ड इनपुट मेथड, फॉर एग्जांपल व्हेन कॉस्ट बेस्ड इनपुट मेथड इज यूज्ड, अभी हमने एग्जांपल लिया था वो कॉस्ट बेस्ड ही था या लेबर आवर्स के हिसाब से था, कॉस्ट बेस्ड ही था। व्हेन एनी कॉस्ट इनकर्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एंटिटीज प्रोग्रेस इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे मेरे 2,000 रुपये लग गए थे मटेरियल के लेकिन ट्रक पलट गया, तो कॉस्ट तो इनकर होगी लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसको, एंटिटी की प्रोग्रेस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। तो यही बात ये कह रहा है कि इनपुट तो लग गया मेरा 2,000 का लेकिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कुछ हुआ नहीं है, तो इनके बीच में जब कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे वो मैं सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सेस कॉस्ट लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, आपकी इनकर्ड ओइंग टू एंटिटीज इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज का मतलब एंटिटीज एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से एक्सेस कॉस्ट लग रही है, लेकिन काम तुम्हारा कम हुआ है। अब तुमने 20,000 रुपये लगा दिए लेकिन काम कितने जितना ही हुआ था, 15,000 जितना ही, तुमने मटेरियल वगैरह एक्स्ट्रा लगा दिए, तो फिर आपको उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज। और दूसरा क्या है, आपने कोई इनएफिशिएंसी भी नहीं थी, कोई अबनॉर्मल लॉस भी नहीं था, लेकिन आपकी कॉस्ट इनकर हुई। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, कॉस्ट इनकर भी, कोई इनएफिशिएंसी या अबनॉर्मल लॉस नहीं था, वेस्टेज नहीं थी कुछ भी। यहाँ तो क्या कह रहा था कि वेस्टेज हो या क्या हो, इनएफिशिएंसीज हो। सेकंड कहता है कि कॉस्ट इनकर हुई, इनएफिशिएंसीज भी नहीं है, वेस्टेज भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रोपोर्शनेट नहीं है एंटिटी की प्रोग्रेस के इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आपने कॉस्ट इनकर कर दी लेकिन आपने कि वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। मैं आपको पहले एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसको बाद में माइंड में रखकर आप इसको समझोगे तो समझ में। आपने मुझे
एक शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। शॉपिंग मॉल हाउस कुछ भी मान लो, उसमें बहुत सारे क्या काम मुझे करने हैं, बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही क्यों है? क्योंकि विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग नहीं है। याद करो, हमने शुरू में एग्जांपल्स लिए थे, जैसे मैंने इसके अंदर एसी भी फिट करने हैं, एलिवेटर्स या एस्केलेटर्स भी फिट करने हैं, और तरह तरह के काम करने हैं, डिजाइनिंग वगैरह बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, पाइप फिटिंग और ये सब ये करे हुए हैं ना, हमने एग्जाम्पल फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन आपको क्या चाहिए? एक सिंगल आउटपुट चाहिए शॉपिंग मॉल या जो भी आपको कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए वो करना है। ठीक है, लेकिन मेरे ये सारे के सारे जो काम है ना, ये सारे के सारे जो काम है, ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों नहीं अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? क्योंकि आपको विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अलग अलग नहीं है। पुरानी वाली बात याद होनी चाहिए, तभी आगे की बात समझ में आएगी। तो आपको एक ही आउटपुट चाहिए, शॉपिंग मॉल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस शॉपिंग मॉल या जो भी आपको बनाना था शॉपिंग मॉल, या जो भी आपका शॉपिंग मॉल है, या आपको जो भी अपने शोरूम वगैरह कुछ भी बनाना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एलिवेटर लाके छोड़ दिया या एसीज लाकर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने तो कॉस्ट लगा दी, एलिवेटर भी लाके छोड़ दिए, अभी काम कुछ किया नहीं। और ये महंगे महंगे पार्ट थे भाई। टोटल मान लो अगर 100 करोड़ का था, तो मैंने क्या करा कि ये मान लो 20 करोड़ की चीजें थी। ये कितने की थी? 20 करोड़ की। ये मैंने ला कर छोड़ दिए, सिर्फ ला कर छोड़ दिए, ना कोई इंस्टॉल किया ना कोई फिटिंग की। और मुझे इनमें ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं है। ये तो जब बिल्डिंग बनेगी तो उसके साथ में क्या है, इनको फिट कर दूंगा। इनमें मुझे और कोई काम नहीं करना है। इस एसी पर मुझे कोई और काम करना नहीं, एलिवेटर पर कुछ और काम, एलिवेटर एस्केलेटर्स इन सब चीजों पर मुझे और कोई काम नहीं करना है। मैंने तो सिर्फ क्या कर दिया, ये ला कर छोड़ दिया। और मैं कहूँ कि देखो 20 करोड़ का खर्चा हो गया, और मान लो 100 करोड़ का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मेरी कॉस्ट लगनी है 70 करोड़, तो मैं कहूँ कि इतना काम हो गया, तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैंने ला कर छोड़े हैं बस। ये अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है नहीं, ये कोई अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक ही शॉपिंग मॉल है? नहीं। लेकिन अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इनकी मैंने सिग्निफिकेंट क्या कर दी, कॉस्ट मैंने इनकर कर दी। ठीक है, ये कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि इनका रेवेन्यू मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ये तो सिर्फ शॉपिंग मॉल के अंदर ही लगने वाले हैं, और इन पे मुझे और कोई ज्यादा काम नहीं करना है। ये सिर्फ फिट करने हैं मुझे, इन पर कोई कस्टमाइजेशन वगैरह मुझे नहीं करना है। तो बताओ, मैं तो रेवेन्यू बुक कर दूंगा, महंगी महंगी चीजें पहले खरीद दूंगा, इससे तो लोग क्या कर लेंगे, रेवेन्यू बुक कर लेंगे। तो ये कहते हैं जब इस तरह की शर्तें हो कि ये इस तरह की कंडीशंस हो कि ये सिग्निफिकेंट भी हो, अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं हो, कोई कस्टमाइजेशन वगैरह करानी है, तो लोग तो क्या करेंगे, ला कर छोड़ देंगे चीजें। अभी मैंने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वो थ्योरी पढ़ा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारी थ्योरी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सीधा खाली ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा काम। तो लोग तो इनपुट मेथड लगाएंगे और जानबूझकर महंगी चीजें पहले खरीद कर छोड़ देंगे, और क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा बुक कर लेंगे। तो वो कहता है ऐसा नहीं करने देंगे। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करना। कॉस्ट इनकर्ड इज नॉट प्रोपोर्शनेट। जो कंपनी कॉस्ट इनकर करती है, मैंने एलिवेटर्स की ऐसी की, इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू एंटिटीज प्रोग्रेस। एंटिटी की प्रोग्रेस जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए उसके हिसाब से है ही नहीं। कॉस्ट तो आपने शुरू में ज्यादा लगा दी, लेकिन काम कुछ किया नहीं। तो इसके लिए क्या है, इनका इन सच केसेस द बेस्ट रिफ्लेक्शन the best reflection to adjust the input method to recognize revenue only to the extent of cost incurred, बस। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा पहले। ये कह रहा है कि इस केस में जितनी आपने कॉस्ट इनकर की है ना, उतना क्या बुक कर लेना, रेवेन्यू। ओनली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। बस इतना करने के बाद ये कंडीशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन क्या है, पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा आराम से। ऑन 1 Jan an entity contracts to renovate a building including the installation of new elevators। आपकी एक बिल्डिंग हमने क्या करनी है, रेनोवेट करनी है, जिसमें क्या है, एलिवेटर्स भी हमें नया लगाना है। एलिवेटर्स भी क्या लगाना है, नया। एलिवेटर्स जिनको नहीं पता है वो समझ लो लिफ्ट टाइप की चीज है। ठीक है, द एंटिटी एस्टिमेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी ये चीजें एक्सपेक्ट कर रही है। ट्रांजेक्शन प्राइस कितने का है, 50 lakhs का। ट्रांजेक्शन प्राइस है 50 लाख का। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है एलिवेटर की, है 15 लाख, और अदर कॉस्ट कितनी है, 25। तो एंटिटी कितना बचाने वाली है, टोटल में 10 लाख बचाने वाली है। 40 लाख कॉस्ट लगने वाली है और 50 लाख वो लेने वाली है। कस्टमर से कितना लेंगे हम, 50 लाख, और हम लगाएंगे 15।
हम 15 लाख तो किस चीज के लगाएंगे, एलिवेटर के, और बाकी 25 लाख हम और कोई मटेरियल लगाएंगे रिनोवेट करने में, और 40 लाख कुल लगाएंगे। द एंटिटी परचेज द एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू द 6 months टू द साइट 6 months बिफोर दे विल बी इंस्टॉल्ड। तो एंटिटी ने क्या किया, सबसे पहले एलिवेटर खरीद के छोड़ दिए, कितने के, 15 लाख, और 6 महीने पहले ही करके छोड़ दिए, इंस्टॉल करने से 6 महीने पहले। तो बताओ, जैसे पहले दिन 15 लाख का एलिवेटर खरीद लूंगा तो आप ये बोल दोगे 15 लाख का काम हो गया आउट ऑफ 40 lakhs, ये बोलना तो गलत है ना। ये 15 लाख का काम हो गया, ऐसे तो लोग महंगी चीज पहले खरीद कर छोड़ देंगे, काम करने ही नहीं स्टार्ट करेंगे, सामान पहले खरीद लेंगे। तो अगर सामान खरीद लिया है लेकिन क्या नहीं किया, काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा। द एंटिटी यूजेज एन इनपुट मेथड बेस्ड ऑन कॉस्ट टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। इनपुट मेथड लगाना है और वो भी किसके बेसिस पर, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट के हिसाब से। द एंटिटी हैज इनकर्ड एक्चुअल अदर कॉस्ट का मतलब अदर देन एलिवेटर्स 5 लाख। तो एंटिटी ने क्या किया है, इस 25 लाख में से कितने लगा दिए, 5 लाख, और इस 15 लाख के कितने लगा दिए, पूरे के पूरे। हाउ विल द कंपनी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, इज मेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कह रहे हैं कि आप दिमाग मत लगाना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही हो रहा है, ठीक है। आप बस ये बताओ रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें। तो अब मैं आपको बोल रहा था कि एलिवेटर्स को हटाना है। अब एलिवेटर्स को हटाना है तो आपको ऐसे नहीं है कि आप कहो कि कितने का काम हो गया, 5 लाख का काम हो गया। अब 5 लाख का काम आउट ऑफ 40 lakhs नहीं बोलोगे। अगर एलिवेटर ऊपर, वास्तव में तो कितने कर दिए, 5 लाख ये खर्च कर दिए, 15 एलिवेटर के कर दिए, तो ऊपर से हट रहा है तो एलिवेटर नीचे से भी हटेगा। मुझे 25 लाख का काम करना है, आउट ऑफ विच 5 lakhs इज ऑलरेडी बीन डन। तो कितने परसेंट काम हो गया, 20% काम हो गया। मैं ये मानूंगा कि कितने परसेंट काम हो गया, 20%। तो एलिवेटर के अलावा मैं बात करूं तो मैंने कितना काम करना था, 25 लाख का, जिसमें से मैंने कितने का कर दिया, 5 का। एलिवेटर तो सिर्फ परचेज करना था और उसमें मुझे और कोई काम करना भी नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट उसमें मेरे को इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन नहीं करना है, वो तो बिल्डिंग बनाते फिट कर देना, रेनोवेट करते करते। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एलिवेटर कितने की है, 15 लाख, ट्रांजेक्शन प्राइस कितने का है, 50 लाख, अदर कॉस्ट कितने की है, 5 लाख। 5 लाख का काम हो गया आउट ऑफ 25 lakhs, अदर से निकाला इसने। 25 लाख में से कितने का काम हो गया, 5 लाख का, तो कितना हो गया, 20%। 25 में से कितने का काम हो गया, 5 लाख का, तो कितने परसेंट काम हो गया, 20%। टोटल रेवेन्यू कितना मान लिया इसने, 35 लाख। 15 लाख तो एलिवेटर का मान लिया इसने, कितना ले रहे हैं हम, 50 माइनस 15 एलिवेटर का, 35 लाख। तो 35 लाख का 20% कितना रेवेन्यू बुक करना है, 7 लाख। तो 7 लाख का रेवेन्यू बुक करना है, तो इस 5 के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू बुक हो जाएगा, 7। अब बताओ, मान लो कि मैं ये एंटिटी हूँ जो ये इसको रेनोवेट करके दे रही है, तो पहले बताओ मैंने खर्चे क्या क्या कर लिए, बताओ। मैंने एलिवेटर लगा दिया, तो वो मेरे लिए तो एक्सपेंस है सर, वो आपकी एसेट है, नहीं मेरी थोड़ी एसेट है, वो तो कस्टमर की एसेट है, मैं तो उसको एलिवेटर उसकी बिल्डिंग में लगा के दूंगा। तो मैंने एंट्री कर दी एक्सपेंस टू कैश या बैंक, कितने की, 15 लाख की। और इसके अलावा मैंने और एंट्री क्या कर दी, एक्सपेंस टू बैंक कितने की, 5 लाख की। सर ये एलिवेटर एसेट है, अरे भाई मेरी थोड़ी एसेट है, कस्टमर की एसेट है, कस्टमर को लगा कर दे रहा हूँ, मेरी थोड़ी एसेट है, 5 लाख की। अब आप कहते हो कि इस 5 लाख के हिसाब से रेवेन्यू बुक करो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है भाई, एलिवेटर तो सिर्फ खरीद के छोड़ा है, ऐसे तो बहुत ज्यादा आ जाए। तो कहाँ से एलिवेटर को हटा दो, सब जगह से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया, कंप्लीशन निकालने के लिए भी हटा दिया। कहाँ से, टोटल खर्चे हुए थे 20 लाख के, 15 + 5, लेकिन ऊपर कितना कर दिया, 5। टोटल डिवाइड में कितना होना था, 40। टोटल खर्चे होने थे 40 के, लेकिन इसको यहाँ से भी एलिवेटर को हटा दिया, तो कितना रखा, एलिवेटर को हटा दिया तो सिर्फ डिवाइड में कितना लगा, 25। तो ऊपर से भी गया एलिवेटर और नीचे से भी गया, तो 20% काम हो गया। अब रेवेन्यू में से भी एलिवेटर गया, 35 लाख का रेवेन्यू था, उसमें से भी क्या गया, एलिवेटर, तो कितना रहेगा, 50 लाख का रेवेन्यू था, उसमें से भी क्या गया, एलिवेटर, 35 लाख। तो 35 में से कितने का रेवेन्यू बुक कर लो, 7 लाख का। अब बताओ 7 लाख क्यों किया, 20% काम हुआ, तो वो तो इसके अगेंस्ट आ गया ना खाली। अब बताओ मैं अगर अपना P&L बनाऊंगा तो क्या होगा, 7 लाख का रेवेन्यू बुक हो जाएगा, खर्चे कितने के आएंगे, 5 लाख, और एलिवेटर का खर्चा कितना आ गया,
15 लाख। एलिवेटर का खर्चा भी कितना आ गया मेरा, 15 लाख। अब आप समझो बात को ध्यान से कि एलिवेटर का खर्चा आया 15 लाख और इस 5 के अगेंस्ट ही 7 रेवेन्यू हुआ, इसलिए इसको इसने 2 टुकड़े कर लिए, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के 2 टुकड़े कर लिए। तो ऐसे तो मेरा लॉस ही आ जाएगा कि एलिवेटर खर्चों में तो आ जाएगा लेकिन किस में नहीं आएगा, ये खर्चों में तो आ गया एलिवेटर लेकिन किस में नहीं आया, इनकम में आया नहीं, तो ऐसे तो लॉस ही आ जाएगा। पहले मैं पूरी अकाउंटिंग को इसको बताता हूँ आपको। टोटल कितने का काम करना था, 50 लाख का। इस 50 लाख के अगेंस्ट मेरे टोटल खर्चे क्या लगने थे, 40 लाख। 15 लाख इसके एलिवेटर के और 25 लाख मेरे को काम करने के लगाने थे, ठीक है, बिल्डिंग रेनोवेट करने के 40 लाख। हमने क्या बोला कि 2 काम ऐसे मान लो, आप क्या मान लो कि 50 लाख में से 15 लाख हटा दो, कितना मान लो, 35 लाख। रेवेन्यू 50 में से 15 हटा दो, कितना मान लो, 35 लाख। 15 लाख तो आपको बस सामान के मिल रहे हैं, आप जो एलिवेटर लगाने वाले हो उसके मिल रहे हैं, तो 50 में से 15 हटा दो, 35 लाख। और इधर ये 25 लाख में का काम है, यहाँ 10 का प्रॉफिट है। कि 50 लाख जो आप देने वाले हो या मुझे मिलने वाले हैं, आप मेरे कस्टमर हो, आप देने वाले हो, तो 50 में से 15 तो मुझे सिर्फ केवल किसके देने वाले हो, एलिवेटर के सामान के, तो उसको मैंने हटा दिया। तो 35 लाख पे मैंने ये एस लगाया, मतलब ये मेथड लगाया कॉस्ट वाला 35 लाख पर। और 35 लाख के अगेंस्ट मुझे कितने का काम करना है, 25 लाख, तो 10 लाख की बचत है। हम मान रहे हैं कि एलिवेटर में हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला 5 लाख का काम हो गया आउट ऑफ 25 लाख, तो कितने का काम हो गया, 20। तो 35 का 20% रेवेन्यू बुक कर लो 7, और 25 का 20% 5, 25 का 20% 5 ही तो आएगा, क्योंकि 25 का 20% लगाऊंगा तो वापस क्या आएगा, 5। तो इसमें 2 का रेवेन्यू बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का 20% रेवेन्यू बुक हो गया, 10 का 20% क्या होगा, रेवेन्यू बुक हो गया। पचास में से 15 हम एलिवेटर के दे रहे हैं, उसको हटा दिया, कितना रह गया, 35। तो 35 का 20% कितना मान लिया मैंने, 7 लाख। 25 टोटल कॉस्ट है, उसका 20% 5 लाख। तो 5 लाख मेरी कॉस्ट लगी है, उसके अगेंस्ट कितने का रेवेन्यू आ गया, 7, 2। लेकिन लग तो मेरे एलिवेटर के भी गए ना, तो 5 के अगेंस्ट मेरा 7 का रेवेन्यू आ गया, ठीक है, 20% प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना कमाना है मुझे, 10 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना कमाना है, 35 लाख रुपए ले रहा हूँ मैं एलिवेटर के अलावा, और एलिवेटर के अलावा काम कितना कर रहा हूँ, 25 लाख का, तो 10 लाख कमाने वाला हूँ। तो 10 का 20% प्रॉफिट आ गया, क्योंकि सेल्स का भी 20%, मतलब रेवेन्यू का भी 20% बुक हो गया ये, और कॉस्ट का भी 20% खर्चा लग गया मेरा। टोटल कॉस्ट का 20% ऐसे तो निकाला है, 20% टोटल कॉस्ट का 5, तो ये ठीक है, 10 का 20% प्रॉफिट बुक हो गया। अब एलिवेटर में रेवेन्यू नहीं मान रहे हो क्योंकि वो तो एक सामान है, मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन 15 लाख का खर्चा तो आप कर ही चुके हो ना। ये देखो, आपने एंट्री तो कर ही दी एलिवेटर की, तो 15 लाख तक की इनकम भी बुक कर लो, तो एलिवेटर पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं होगा। लेकिन कितना रेवेन्यू बुक कर लो, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, 15 लाख का, नहीं तो ये मिसमैच ही हो जाएगा। ये 15 लाख मेरा तो बहुत ह्यूज लॉस आने लग जाएगा। इधर 15 लाख का खर्चा तो आ जाएगा, तो जितना खर्चा कर दिया उतने उतने का रेवेन्यू बुक कर दो, असेट टाइप की चीज है, और जो काम करना है उसका रेवेन्यू ऐसे बुक करो। तो इसलिए रेवेन्यू कितना बुक करो, 15 + 7 22। तो ये एंटिटी एंट्री क्या करेगी, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रही है, एलिवेटर की कॉस्ट डेबिट टू बैंक, और एलिवेटर की कॉस्ट असेट रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी असेट नहीं है। और अगली एंट्री क्या करेगी, एक्सपेंस टू बैंक। अब इस 15 लाख के अगेंस्ट कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई सिग्निफिकेंट काम करना ही नहीं है, एज इट इज देना है ये, तो फिट करके आगे। तो 15 लाख का तो एज इट इज रेवेन्यू बुक कर दो, क्यों, क्योंकि जब खर्चा लगा है तो वो नहीं तो लॉस क्रिएट करने लग जाएगा। और इस 5 लाख के ऊपर स्टैंडर्ड लगाना है। 5 लाख के ऊपर स्टैंडर्ड कैसे लगाने, परसेंटेज निकालना है कि 25 में से कितने का काम हुआ है, 5 लाख, ठीक है। अब ये कहता है, बस यही बात इसमें लिखी थी, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। जब कोई कॉस्ट ऐसी इनकर करो जो प्रोपोर्शनेट ही नहीं है किसके, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से को सेटिस्फाई करने में, जैसे एलिवेटर खरीद के छोड़ दिया तो ऐसे के 15 लाख का काम हो गया, नहीं। तो इस केस में क्या करना, द बेस्ट रिफ्लेक्शन इज एडजस्ट द इनपुट मेथड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। एलिवेटर की 15 लाख की कॉस्ट थी, तो 15 लाख तक के एक्सटेंट का क्या बुक कर लो, रेवेन्यू, ठीक है। Such recognition of revenue to the extent of cost incurred is appropriate at contract inception if all the following conditions are exist. कॉस्ट तक का भी रेवेन्यू तब बुक करना जब ये सारी शर्तें पूरी हो। गुड्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलिवेटर कोई अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं था। एलिवेटर कोई अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था या वो पूरा का पूरा रिनोवेशन का था। अगर एलिवेटर अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता तो जानते हो क्या होता,
एलिवेटर और रेनोवेशन अलग अलग होता, तो मैं टोटल 50 लाख के ट्रांजेक्शन प्राइस को भी एलिवेटर और रेनोवेशन के ऊपर किस रेशो में बांटता, स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस के रेशो में, फिर तो इसके ऊपर भी थोड़ा क्या आता, प्रॉफिट आता। तो एलिवेटर का प्रॉफिट बुक नहीं करना, कॉस्ट तक का ही करना है। अगर वो अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है और उसने बोला होता है एलिवेटर अलग है ये अलग है, तब क्या होता है एलिवेटर के अंदर भी थोड़ा प्रॉफिट आता। तो ये अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। कस्टमर को उसका कंट्रोल आ जाना चाहिए ऑफ द गुड्स सिग्निफिकेंटली बिफोर रिसीविंग द सर्विसेज। तो मैंने उसको 6 महीने पहले ही उसको दे दिया था, और पक्का मैं बिलिंग और इस केस में किसके नाम से करवाता हूँ, कस्टमर के नाम से। मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूँ तो भी बिलिंग मैं आपके नाम से करवाता हूँ, तो कस्टमर का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एलिवेटर के ऊपर वो चाहे वैसे काम करेगा, खाली बिलिंग का मतलब नहीं है, ओनरशिप का मतलब कंट्रोल है, उसकी मर्जी है वो जो करेगा, क्योंकि उसका ही एलिवेटर मैंने तो खरीद के दिया। और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अब आपको कि मैंने 4 ईंट खरीद लिया आपके नाम से और ये सब, तो ऐसे नहीं। तो ये कॉस्ट ऑफ सच गुड्स है सिग्निफिकेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एंटिटी प्रोक्योर्स द गुड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। मतलब ये मैंने कहाँ से खरीदा है, बाहर से खरीदा है, एलिवेटर मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो आप कितने तक का, क्योंकि आपकी कॉस्ट लग गई है, अब आपकी कॉस्ट लग गई है तो आपके पिंडल में लॉस आने लग जाएगा, क्योंकि आप इसकी एंट्री एलिवेटर खरीदने की एक्सपेंस टू कैश कर चुके हो। तो एक्सपेंस टू कैश कर चुके हो तो इतना ही रेवेन्यू भी बुक कर लो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती है। डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन होता तो क्या होता है, इसका रेवेन्यू अलग ही आता, फिर ट्रांजेक्शन प्राइस उस पर भी एलोकेट होता। तो ये इसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट हुआ नहीं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन था नहीं। दूसरी शर्त क्या है, आप रेवेन्यू तभी बुक करो जब सामने वाले को आपने कंट्रोल दे दिया। एक तरह से आपने एलिवेटर बेच दिया उसको, तो आप इसका एलिवेटर का कॉस्ट जितना ही रेवेन्यू भी कब बुक करो, जब सामने वाले के कंट्रोल में आ गई। एलिवेटर खरीदा और आपकी शॉप पर, मतलब आपके यहाँ पड़ा है, लगाना है आपको उसके यहाँ, लेकिन आपके 3 साइट चल रही है, ये 1 2 3, इसके लिए आपने एलिवेटर खरीदा वो, लेकिन वो पड़ा आपके पास, आपने उसको कुछ बताया तक नहीं, तो अभी रेवेन्यू बुक नहीं करना। रेवेन्यू कब बुक करना, जब इसके कंट्रोल में आ जाए, कस्टमर के कंट्रोल में आ जाए चीज, ठीक है। सिग्निफिकेंट तो ठीक है कि छोटी छोटी चीजों पर ना लगाना पड़े। और अगला क्या है कि ये मैंने थर्ड पार्टी से खरीदा है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, ठीक है। और किसी तरह की मेरी सिग्निफिकेंट डिजाइनिंग नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजाइनिंग वगैरह होगी तो फिर ये मेरा क्या होगा, इसके अंदर भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई होनी चाहिए ना। फिर 15 लाख के ऊपर 15 लाख का रेवेन्यू थोड़ी होना चाहिए, थोड़ी तो एक्स्ट्रा कमाई होनी चाहिए। तो ये कब होना चाहिए, जब एज इट इज आपने इसको आगे देना, ठीक। चारों शर्तें इसने यहाँ पर लिखी है। तो मेरे को मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करने हैं, क्योंकि अगर मुझे मॉडिफिकेशन करने हैं, चौथी शर्त क्या है, अगर मुझे इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करने हैं और मैंने अभी तक किए नहीं है, तो मेरा ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से रेवेन्यू बुक नहीं करूँगा। मुझे अगर उस एलिवेटर को एज इट इज नहीं देना, थोड़ा उसको चेंज वेंज करना होता, और वो मैंने किया ही नहीं है, तो मैं पहले कैसे रेवेन्यू बुक करूँ। तो ये कहता है कि आपने आपके पार्ट पर कुछ बाकी नहीं है, आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। फोर्थ कंडीशन में ये कहता है, और ये अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, और क्योंकि अलग से होता तो फिर इसका रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज होता, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग सेटिस्फाई होता। और सेकंड क्या कह रहा है कि कस्टमर के पास कंट्रोल आ जाना चाहिए, चीज कस्टमर की हो जानी चाहिए, आपके पार्ट पर कुछ पेंडिंग नहीं है, और ये अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है और सिग्निफिकेंट हो, तो अब आप ये ऐसे इसका 15 लाख तक का रेवेन्यू बुक कर सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा क्या बुक करने का तरीका, रेवेन्यू बुक करने का तरीका, ठीक है। अब हमें कुछ और छोटे छोटे टॉपिक जो हमने ऊपर भी छोड़े हैं वो करने हैं, और अब अलग छोटे छोटे टॉपिक है सारे, रीपरचेज एग्रीमेंट, वारंटीज, सेल और सेल विद राइट टू रिटर्न, बिल एंड होल्ड, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो अनेक्सर्स में इसमें लगे हुए हैं, इसके वो हमने करने हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा ऐसे बचा नहीं है, आप चाहो तो शुरू से एक बार वापस से सारा सुन के रिवाइज करके खत्म कर दो।